तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। लेकिन मैं आपको ऐसा दवा दूंगा जो अगर आप पहले खाएंगे और 15 दिन के बाद सुनेंगे तो आपका हार्ट अटैक नहीं आएगा। ठीक है, माई सेल्फ डॉक्टर वैभव काटे देशमुख, आई बिलोंग्स फ्रॉम बारामती। मैं कंपनी का डॉक्टर हूं और आप सब लोगों का ट्रेनर, यानी मैं आप सब लोगों को डॉक्टर बनाने वाला हूं। चलेगा क्या? हमें डॉक्टर बनने के लिए 6 साल लगे, 4.5 साल का होता है कोर्स, आगे इंटर्नशिप रहता है। लेकिन मैं आपको कम से कम 6 मीटिंग में पूरा डॉक्टर बना दूंगा। ठीक है, चलेगा? मैं कंपनी का क्लिनिकल रिसर्च का काम करता हूं। ये क्लिनिकल रिसर्च आप हर वक्त मुझे वाई बोलेंगे, ये क्या है? वाई आपका क्लियर होना चाहिए। ये क्लिनिकल रिसर्च क्या है? जो कुछ भी कंपनी दवा बनाती है उसका रिजल्ट्स मैं देखता हूं, यानी मैं खुद खाता हूं, मेरे पेशेंट को खिलाता हूं और रिजल्ट्स लेता हूं। यानी जो भी दवा है वो मेरे से ही गुजरती है और उसका डॉक्यूमेंटेशन का रिकॉर्ड काम मेरे पास। चलेगा? तो आज हम पहला देखेंगे कौन सा? इम्यूरिच। चलेगा? ठीक है, विल सी कैप्सूल इम्यूरिच, CAP कैप स्पेस इम्यूरिच। अब ये कैप्सूल क्या है? आपको मालूम है कैप्सूल क्या है? मालूम है? टैबलेट दवा कैसे होती है? दवा टैबलेट फॉर्म में होती है या कैप्सूल फॉर्म में होती है या लिक्विड फॉर्म में होती है? सही है। अपना जो कैप्सूल है ये अलग कैप्सूल है। जो नॉर्मल कैप्सूल रहता है वो प्राणियों के हड्डियों से बनी होती है, जिसे जिलेटिन कैप्सूल कहते हैं। अपना जो कैप्सूल है वो आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन से बनाई है, जिसे गुग्गुल कल्प कहते हैं, जिसे गुग्गुल कल्प कहते हैं। और उसमें जो पाउडर है वो खास है। वो पाउडर क्या है? इम्यूरिच, यानी गो पीयूष। अब बोलो, गो यानी पीयूष यानी अमृत। अमृत कैसा होता है? कलर कैसा होता है अमृत का? पीला। यानी गाय का जो पहला दूध है जो पीला होता है, जो गाढ़ा होता है, उसे गो पीयूष कहा जाता है। ये पहला दूध क्या है? जब गाय प्रसूत होती है तो पहले 3 दिन तक एक गाढ़ा स्राव देती है। उस स्राव को हम गो पीयूष यानी काउस कोलोस्ट्रम कहते हैं। आया ध्यान में? अब ये काउस कोलोस्ट्रम हम किससे मिलाते हैं? कोरिलेट किससे करते हैं? मदर्स कोलोस्ट्रम। ये मदर्स कोलोस्ट्रम क्या है? कौन बता सकता है? जैसे गाय प्रसूत होती है उसे गो पीयूष मिलता है। जब फीमेल ह्यूमन बींग्स में जब माता प्रसूत होती है, जो बच्चा पैदा होता है, तो उसका जो पहला दूध है उसे हम क्या कहते हैं? मदर्स कोलोस्ट्रम। इसका कोड रिलेशन है। काउस कोलोस्ट्रम इज इक्विवेलेंट टू मदर्स कोलोस्ट्रम। ये ऐसा क्यों है? आप माता जी बता सकते हैं? जब आपका बच्चा पहले 3 महीने का था तो आपने उसे क्या पिलाया? खुद का दूध पिलाया, स्तनपान दिया। 6 महीने के बाद क्या किया आपने? पहले डायरेक्ट चावल का पानी दिया। 3 महीने के बाद क्या दिया? गाय का दूध नहीं दिया? नहीं दिया? ऐसा नहीं होता है। पहला गाय का दूध दिया जाता है। जब माँ का दूध कम पड़ता है तो फिर बाद में उसे क्या देता है? गाय का दूध। क्यों देते? क्योंकि गाय का दूध और माँ का दूध सिमिलर है। माँ का दूध बच्चे को एक्सेप्टेंस अच्छा रहता है। माँ के दूध से बच्चों को तकलीफ होती है क्या? नहीं। उसका पेट अच्छा भरा रहता है, उसकी डेवलपमेंट अच्छी होती है, वो ठीक ठाक रहता है।
जब माँ का दूध कम पड़ता है तो उसे हम गाय का दूध पिलाते हैं, जिसे हम संपूर्ण अन्न कहते हैं, संपूर्ण आहार। का म्हणतो आपण संपूर्ण आहार? गायच्या पोटात 32 कोटी देवता है। गाय को पूजा जाता है कि नहीं? क्यों पूजा जाता है? 33 कोटी देवता आहे, बरोबर। चूक आहे, तिच्यात 90 कोटी देवता आहे। त्या कुठल्या कुठल्या देवता आहेत ते मी तुम्हाला सांगतो आता। आलं लक्षात? ते मी तुम्हाला आता सांगणार आहे। हा, 33 आकडा आता बदलायचा आहे आपल्याला, ठीक है? ये गाय का दूध, उसमें क्या होता है? कुछ कंटेंट्स ऐसे हैं जो हमें शरीर के लिए उपयोगी है। वो कौन कौन से कंटेंट है वो हम देखने वाले हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि बच्चा जब माँ का पहले दूध लेता है, स्तनपान करता है, वो बच्चा बीमार पड़ता है क्या पहले 3 महीने में? नहीं। जो बच्चा माँ का दूध नहीं लेता है, उसे माँ का पहला दूध नहीं मिलता है, तो वो बच्चा बार बार बीमार पड़ता है। आपने देखा है? सही है या मैं गलत कह रहा हूं क्या? ये ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले दिन का जो माँ का दूध जाता है उसे हम मदर्स कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। उस मदर्स कोलेस्ट्रॉम में ऐसे तत्व होते हैं जो बच्चे की शरीर की रक्षा करते हैं। सिर्फ रक्षा ही नहीं करते, उस बच्चे का पूरे ऑर्गन यानी उसका शरीर का पूरा अच्छा विकास करने के लिए मदद करते हैं। सही है? लेकिन जो बच्चा दूध नहीं लेता या उस माता को स्तनपान ही नहीं, पहले दिन से ही दूध नहीं, वो बच्चा बार बार बीमार, क्योंकि उसमें कमतरता रहती है। किसकी? वो जो तत्व है जो माँ के दूध से उसे मिलते हैं वो नहीं मिलते, इसलिए वो उसकी डेवलपमेंट भी, जिसे हम डिलेड माइलस्टोन कहते हैं हमारी भाषा में, यानी डिलेड यानी बहुत देर के बाद उसकी डेवलपमेंट होती है डेवलपमेंट, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम ज्यादा जाता है। लेकिन वो बच्चा बार बार बीमार होता है। क्यों बीमार होता है? क्योंकि उसे माँ के तत्व नहीं मिले। वो कौन से तत्व है? वो है इम्यूनोग्लोबिन्स, जिसे हम एक्टिव इम्यूनोग्लोबिन्स कहते हैं। माँ के दूध से डायरेक्ट उसको मिलता है, इसलिए एक्टिव इम्यूनोग्लोबिन्स। और दूसरा पैसिव इम्यूनोग्लोबिन्स। पैसिव यानी जो हम बाहर से देते हैं। तो कौन से ऐसे इम्यूनोग्लोबिन्स हम बाहर से देते हैं? टीका, वैक्सीन। सही है? वैक्सीन देते हैं ना। कौन कौन से वैक्सीन देते हैं? बच्चा जब पहले दिन ही पैदा होता है, पहले दिन से कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? BCG का दिया जाता है, फिर ट्रिपल का दिया जाता है, फिर ओरल पोलियो ड्रॉप्स दिया जाता है, फिर टाइफाइड का ट्रिपल का डोज, टिटेनस का इंजेक्शन, हिप का इंजेक्शन। ये सब क्या है? पैसिव इम्यूनाइजेशन, टीका। यानी बाहर से वो इम्यूनोग्लोबिन्स हम शरीर में डालते हैं, उससे हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम है, अब हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम है उसे एजुकेशन मिलता है इससे, इस पैसिव इम्यूनाइजेशन से। लेकिन हमें माँ के दूध से कैसे मिले? एक्टिव इम्यूनाइजेशन, इसलिए हम बीमार नहीं पड़ते। आए ध्यान में? अगर ऐसे ही माँ के दूध से अगर हमें आज भी मिल जाएंगे तो अच्छा होगा कि नहीं? यानी हम बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अब हो सकता है, क्योंकि अल्टरनेटिव टू मदर्स कोलेस्ट्रॉम हमें मिला है, वो भी कैप्सूल फॉर्म में। वो दूसरा तीसरा और कोई नहीं है, वो है कैप्सूल इम्यूनिस। हमने देखा ये कैप्सूल देखा। अब इम्यूनिस का स्पेलिंग बताओ मुझे। लिखा है मैंने IMMRICH। अब उसको डिवाइड करो, उसको डिवाइड करो। ये क्या हो गया? अंग्रेजों ने हमें बहुत अच्छी बात सिखाई है, वो है डिवाइड एंड रूल। सही है? डिवाइड करो। ये क्या हो गया? इम्यून। ये आगे क्या हो गया? रिच यानी श्रीमंत, और इम्यू यानी इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी क्या है?
रोग प्रतिकार शक्ति। अब ये रोग प्रतिकार शक्ति क्या है? कोई भी वायरस बैक्टीरिया को किल करने की क्षमता। हमारे देश में कोई एनिमी या कोई शत्रु देश में अंदर न आ सके बाउंड्री से, इसलिए बाउंड्री पे क्या है? हमारे सब सोल्जर्स हैं। सही है? ऐसे ही सोल्जर्स हमारे शरीर में जो दिन रात काम करते हैं, हाँ, उस सोल्जर्स को हम क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम। क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम। जैसे सोल्जर के पास वेपन होते हैं, वैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम के साथ हाथ में क्या होते हैं? वेपन्स होते हैं। वो कौन कौन से वेपन्स है? WBC काउंट, पांड्रा पेशी। वो कहाँ होते हैं? खून में होते हैं। खून हमारे शरीर में पूरा फैला हुआ होता है कि नहीं? उसे कौन रेगुलेट करता है? हार्ट। ये जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं पूरे खून में होते हैं। वो कौन कौन से है? WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। दूसरा RBC, वो लाल रक्त पेशी, वो खून बनाने के लिए और ऑक्सीजन ट्रांसफर करने के लिए काम करते हैं। और दूसरा न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, प्लेटलेट, मैक्रोफेजेस। ये ऐसे 8-10 सेल्स है जो हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए दिन रात काम करते हैं। वो कहाँ पे स्थित है? ब्लड में। आए ध्यान में? इम्यून सिस्टम क्या करते हैं? हमारा शरीर का रक्षण करती है। इससे किसी भी प्रकार शरीर को नुकसान करने वाले जीव जंतु, उसे हम क्या कहते हैं? बैक्टीरिया और वायरस। इस हॉल में कितने व्यक्ति ऐसे बैठे जिसे कोई भी इंफेक्शन आज तक नहीं हुआ है? यहाँ पे कोई? मैं खुद भी नहीं। अगर मैं डॉक्टर हूं, खुद भी नहीं। किसे हम नॉर्मल हेल्थ कहते हैं? किसका नॉर्मल हेल्थ है आज की दुनिया में? किसी का नहीं। क्यों? क्योंकि चारों तरफ क्या है? भ्रष्टाचार है। एनवायरमेंट में क्या है? भ्रष्टाचार यानी पोल्यूशन। खाने में मिलावट है। रोज हम पेपर में देखते हैं दिवाली के मौसम में क्या हो गया? मिलावट। कितना मिलावट है? बहुत देखा हमने, है ना? वैसे ही सब जंक फूड, सब एनवायरमेंट और आज तक मेडिसिन में भी मिलावट है। उससे हमारा शरीर बीमार हो सकता है। सही है? लेकिन मैं अगर आपको ऐसा दवा दूं, ऐसा दवा दूं जो आप बीमार न पड़ सके, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन हमारा जो ऐसा दवा है वो बीमार न पड़ने के लिए भी काम आता है। और अगर आप बीमार भी पड़े हो तो आपके ट्रीटमेंट के साथ ये जो दिया तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? yes. दूं क्या फिर? ठीक है, आप लेने के लिए तैयार हो? yes. वो है कैप्सूल इम्यून रिच। अब आपने देखा क्या? जिस कैप्सूल में इम्यून सिस्टम रिच है उसे हम क्या कहते हैं? इम्यून रिच। वो कहां से मिली है? नेचुरल फॉर्म, काउस कोलोस्ट्रम। लेकिन अपने कंपनी में सिर्फ काउस कोलोस्ट्रम से डिराइव नहीं किया है, बाहर से भी उसमें क्या डाला है? ग्रोथ फैक्टर्स और इम्यूनोग्लोबिन से भी डाला है। अब ये ग्रोथ फैक्टर्स और इम्यूनोग्लोबिन क्या है? जो शरीर की रक्षा करने के लिए जो हमने पेशी वो बोली, वो उन सब सेल्स को एजुकेशन करने के लिए इम्यूनोग्लोबिन काम करते हैं। और जो ग्रोथ फैक्टर्स है हमारे शरीर के ऑर्गन्स यानी सब हमारे शरीर के सिस्टम्स है, उन सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए, उनका फॉर्मेशन, तैयार होना, निर्माण अच्छा बनाने के लिए काम करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ग्रोथ फैक्टर्स। तो इसमें कितने ग्रोथ फैक्टर्स है? टोटल 9 टाइप्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। मैं आपको अगले सेशन में उसका पूरा डिटेल बताऊंगा। और इम्यूनोग्लोबिन है वो कितने टाइप के? 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबिन है। तो ये जो ग्रोथ फैक्टर्स और इम्यूनोग्लोबिन हमें बाहर की गोलियां या इंजेक्शन में सभी मिलते हैं क्या? नहीं।
क्यों नहीं मिलते? क्योंकि एक एक ग्रोथ फैक्टर का जो कॉस्ट है इंजेक्शन फॉर्म में, उसका कॉस्ट 80,000 से ज्यादा और उसके साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन मैं आपको कितना देता हूं? 9 ग्रोथ फैक्टर्स और 5 इम्यूनोग्लोबिन्स, और उसका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। वो दूसरा तीसरा और कोई नहीं, वो है कैप्सूल इम्यूरिच। आया ध्यान में प्रोडक्ट का? अब ये इम्यूरिच कौन किसे दे सकते हैं? आपने देखा कि बीमार न पड़ने के लिए हम इम्यूरिच दे सकते हैं। हाँ? पहले दिन से लेकर किसी भी एज ग्रुप में हम दे सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। आप भी ले सकते हैं बीमार न होने के लिए। और कौन कौन से बीमारी में दे सकते हैं? हमने बोला कि ये एंटीबैक्टीरियल का काम करता है, एंटी वायरल का काम करता है, तो आप सभी इंफेक्शियस डिसीज में दे सकते हैं। जो डिसीज का वर्गीकरण किया है वो भी इम्यून सिस्टम के ऊपर ही किया है। जैसे हमने किया है हाइपर इम्यून डिसऑर्डर। जब हमारी इम्यून सिस्टम शरीर में अच्छी बनी रहती है तो हमारा शरीर नॉर्मल रहता है, जिसे हम हेल्दी कहते हैं। जब इम्यून सिस्टम कम होती है तब भी हमारा शरीर क्या होता है? बीमार होता है। और जब इम्यून सिस्टम ज्यादा होती है, प्रमाण से भी ज्यादा होती है, तब भी हमारा शरीर बीमार होता है। और एक तकलीफ है उसमें, बाहर का कोई इन्फेक्शन नहीं, हमारे शरीर के ही अंदर ये जो सेल्स है वो सेल्स आपस में झगड़ते हैं और एक नया बीमारी उत्पन्न करते हैं, उसे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो यानी खुद, इम्यून सिस्टम के खुद के ही सेल्स आपस में लड़ाई करते हैं और बीमारी होती है। ये हाइपो इम्यून सिस्टम में कौन कौन सी बीमारी आती है? कोई बता सकता है? सोरेसिस और कैंसर और कार्टिलेज डैमेज होना, और मैंने बोला आपको कोई भी वायरल इंफेक्शन, सर्दी, खांसी, ब्रोंकाइटिस, कफ भर गया, निमोनिया हो गया, टीबी का इंफेक्शन, टाइफाइड का इंफेक्शन, इन सब इंफेक्शन से, बैक्टीरियल हो, वायरल हो या फंगल हो, इन सब इंफेक्शन से हमारी इम्यून सिस्टम कम होती है। तभी ये इम्यून सिस्टम ये हमें ये बैक्टीरिया अटैक करते हैं, तब हम बीमार पड़ते हैं। और हाइपर इम्यून सिस्टम में कौन सी बीमारी आती है? जब हमारी इम्यून सिस्टम प्रमाण से भी ज्यादा होती है तब भी हमारा शरीर बीमार होता है। कौन कौन से बीमारी में? कार्टिलेज डैमेज होना, डिजेनरेटिव चेंजेस, एलर्जी, अस्थमा। ये एलर्जी, अस्थमा का जो पहला स्टेज है वो ब्रोंकाइटिस। एलर्जी यानी क्या है? किसी में से है आपको किसी की एलर्जी? मुझे है, राज काले की एलर्जी है। यानी सेंसिटिविटी ज्यादा है मुझे। और किसी को एनवायरनमेंट चेंज होगा तो उसे सर्दी आती है। किसी ने नॉनवेज खाया, बकरे का मटन खाया, तब उसे एलर्जी आती है। चिकन खाया तो नहीं आती, यानी उसे किसकी एलर्जी है? बकरे की, मटन की। इसे हम एलर्जी कहते हैं। ये एलर्जी का रिएक्शन अलग अलग तरीके होता है। किसी में आर्टिकेरिया होता है, किसी को ज्यादा ब्रीथलेस होता है, सांस फूल जाती है, किसी को और कई टाइप की एलर्जी हो सकती है। वो है हाइपर इम्यून डिसऑर्डर। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के कौन से? कोई बता सकता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, संधिवात, संधिवातात बाहेरचं कुठले इन्फेक्शन नसतं, दमा, अस्थमा, सोरायसिस, SLE, अल्झायमर डिसीज, ह्या सगळ्या इन्फेक्शन कुठल्याही बाहेरचे इन्फेक्शन नसतं, शरीराच्याच पेशी शरीराच्या विरुद्ध कार्य करत असतात, त्याच्यामुळे आपलं शरीर आजारी पडतं, त्याला आपण ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. दम्याच्या पेशंटला किती झाडा, किती धुळात न्या, धुळीत न्या, धुरात न्या, तरी त्याला धाप चालूच असते, किंवा चांगल्या वातावरण ठेवलं तरी त्याला धाप चालूच असते. लक्षात. ये झालं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. अब हम देखेंगे कैप्सूल इम्यूरिच का हम किस किस डिसीज में देखेंगे. तो शुरुआत करेंगे सर से लेके. सर पे क्या होता है? बाल होते हैं. कौन से डिसीज में बाल झड़ जाते हैं?
आप बोलिए। हाँ? टाइफाइड और कैंसर। मैं आपको बता दूं, ये जो कैंसर है, जो कैंसर से बाल नहीं झड़ते, हम जो ट्रीटमेंट देते हैं उसका एक साइड इफेक्ट। बाल झड़ जाने की कौन सी डिसीज है? एलोपेशिया, टक्कल पडणे, मला डैंड्रफ यानी फंगल इन्फेक्शन। आपने बोला मैडम, आपने बोला ना? नहीं। और कौन से? चाई लागणे, चाई लागणे, डोक्यात कोंडा झाला, चाई झाली, काय त्यानंतर केसाला फुटी आली, इन सभी विकारों में क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन होता है। और एनारोबिक इन्फेक्शन, अलग टाइप का इन्फेक्शन होता है, उससे हमारे सर के बाल झड़ जाते हैं। इन केसेस में कैप्सूल इम्यूरिज पाउडर के साथ, कैप्सूल इम्यूरिज का पाउडर निकाल के शैम्पू के साथ आपने नहा लिया हफ्ते में 2 बार, और कैप्सूल इम्यूरिज आप अंदर से भी लेने लगे तो कम से कम 1 महीने में आपका इन्फेक्शन कम हो जाएगा और आपको बाल आने लगेंगे। सही है? तो उसके बाद अंदर क्या है? बालों के अंदर, बालों के नीचे फिर क्या है? ब्रेन। कौन कौन से डिसीज है ब्रेन की? पार्किंसन, अल्जाइमर, पैरालिसिस, पार्किंसोनिज्म, ब्रेन हेमोरेज, न्यूरalgia, मेनिंजाइटिस। ये जो सब बोले वो डिसीज वो है इंफेक्शियस डिसीज। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो, वायरल मेनिंजाइटिस हो, इन सब इंफेक्शियस डिसीज में आप अगर डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ कैप्सूल इम्यूरिज दे दो तो वो पेशेंट जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उसको आगे जाके कोई भी साइड इफेक्ट्स और जो बीमारी का रिकवरी है वो अच्छे हो जाएगी। और जो हिमोरेज है, बाहर का हिमोरेज, एक्सीडेंट की वजह से या कौन सा भी आरटीए हम बोलते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से जो उसका स्कल डैमेज होता है, वो ब्रेन हिमोरेज होता है, ऐसे पेशेंट में अगर कैप्सूल इम्यूरिज चालू कर दिया तो जल्दी से जल्दी उसका घाव ठीक हो जाता है। तीसरा हो गया पैरालिसिस में। पैरालिसिस में क्या होता है? जब प्रमाण से ज्यादा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया तो हमारे ब्रेन में क्या होता है? वो नस फट जाती है या ब्लॉक हो जाती है। अगर ब्लॉक हो जाती है तो 100% कैप्सूल इम्यूरिज से वो पेशेंट ठीक होता है। अगर फट जाती है तो 10% तक वो पेशेंट, यानी 90% तक वो पेशेंट क्योर हो जाता है। अल्जाइमर डिसीज, ऑटोइम्यून डिसीज में ब्रेन की जो ताकत होती है वो दिन ब दिन क्या होती है? कम हो जाती है और ब्रेन ऐसा सिंक्रोनाइज हो जाता है, तो उसे हम अल्जाइमर डिसीज कहते हैं। ऐसे पेशेंट में कैप्सूल इम्यूरिज चालू कर दिया तो वो आगे एजिंग का प्रोसेस कम करता है और वो ब्रेन अच्छा रहने के लिए काम करता है। और कोई ब्रेन की डिसीज बोलिए? हाँ, साइकोटिक, सिजोफ्रेनिक पेशेंट्स या झटके आने, बहुत से पेशेंट दिखाए मैंने, आपने देखा है। कन्वर्जन्स, झटके येतात। सायकोटिक सीझर्स पेशंट्स, कधी त्यांचं मूड चांगला असतो, कधी असेल तर चांगले बोलतात, कधी असे विक्षिप्त बोलतात, वो सायकोटिक पेशेंट्स। मेंटल रिटार्डेड पेशेंट्स, इन सब पेशेंट में ब्रेन की जो केमिस्ट्री होती है वो केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे पेशेंट में कैप्सूल इम्यूरिज चालू कर दिया तो वो केमिस्ट्री नॉर्मलाइज की जाती है और वो पेशेंट अच्छा होता है, उसको नींद भी अच्छी लगती है। और जो कन्वर्जन की जो दवा है जो हम देते हैं वो सिर्फ सिम्टोमेटिक काम करती है, वो कन्वर्जन न आने के लिए काम आती है, लेकिन उसका डिसीज ठीक करने के लिए काम नहीं आती। लेकिन कैप्सूल इम्यूरिज ऐसे पेशेंट में अच्छा करने के लिए काम करती है। ठीक है, ये हो गया आपको सब। ब्रेन ट्यूमर, अरे बहुत अच्छा। ये ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? टीबी की वजह से हमारे ब्रेन में गांठ आती है या कैंसर की वजह से हमारे ब्रेन में गांठ आती है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। इन दोनों डिसीज में हमारे ब्रेन के सेल्स डैमेज हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर एक बार हमारे ब्रेन के सेल्स 100% डैमेज हो गए तो उनका पुनर्जीवन नहीं है। अगर वो बीमार हो गए तो वो पुनः ठीक नहीं होते थे। लेकिन आज कैप्सूल इम्यूरिज में ऐसा तत्व है जो
उन्हें 100% ठीक कर देता है और उनका पुनर्निर्माण के लिए इसीलिए जो पैरालिसिस पेशेंट में 100% हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। अब बात आ गई ट्रेमर्स की, पार्किंसोनिज्म डिसीज में। पार्किंसोनिज्म डिसीज में ब्रेन से लेकर जो नस निकलती है वो नस का कनेक्शन लूज रहता है और ऐसे लूज कनेक्शन की वजह से ऐसे ट्रेमर्स आते हैं। ऐसे पेशेंट में हमारा कैप्सूल इम्यूरिज नर्व ग्रोथ फैक्टर की वजह से वो जो कनेक्शन है लूज हुआ है वो अच्छा करता है। इसलिए पार्किंसोनिज्म पेशेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। ठीक है, हो गया ब्रेन का। फिर आगे जाके कौन आता है? आपको क्या क्या तकलीफ है? रेटिनोपैथी। ये रेटिनोपैथी क्या है? किसी पेशेंट को अगर डायबिटीज हो या ब्लड प्रेशर हो, उसका जो प्रॉब्लम है, जो आँख का जो पीछे का पर्दा होता है, उस पर्दे को ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा या वो डायबिटीज की वजह से उसे खून की कमी महसूस होती है और वो धीरे धीरे डीजनरेट होने लगता है, धीरे धीरे वो खत्म होने लगता है, उसे हम रेटिनोपैथी कहते हैं। अगर वो पूरा डैमेज हो गया तो उसका आँख का काम जो देखने का है वो नहीं हो सकता है, यानी वो पेशेंट पूरा 100% ब्लाइंड हो जाता है। ऐसा कोई दवाई नहीं कि जो उसका रेटिना ठीक कर सके, लेकिन सिर्फ कैप्सूल इम्यूरिज में ग्रोथ फैक्टर की वजह से उसका रेटिनोपैथी है वो आगे ज्यादा नहीं होती, उसका जो ब्लड सप्लाई जो कम होता है वो कैप्सूल इम्यूरिज से ठीक हो जाता है। वो कैसे ठीक हो जाता है? जो ब्लड सप्लाई में जो वेसल्स होती है, जो नलिका होती है, उस नलिका में फैट का डिपॉजिट होता है। कैप्सूल इम्यूरिज में लेप्टिन नाम का ऐसा तत्व है जो वो डिपॉजिशन कम करता है और इसकी वजह से उसको ब्लड सप्लाई ज्यादा रहता है। आए ध्यान में? और जो ऑप्टिक नर्व है वो अगर नर्व डैमेज हो गई किसी ट्रॉमा की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, वो भी 100% भी डैमेज हो गई हो और उसका आँख पूरा गया हो, उसे दिखाई नहीं देता, लेकिन कैप्सूल इम्यूरिज में ऐसा तत्व है जो नर्व ग्रोथ फैक्टर करके जो ग्रोथ फैक्टर है, उसकी वजह से जो ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई है वो 100% रिपेयर और रीजनरेट होती है और वो पेशेंट अच्छी तरह पहले की तरह देख सकता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आपकी कौन सी बीमारी है? कंजंक्टिवाइटिस। ये कंजंक्टिवाइटिस क्या होता है? ये वायरल इन्फेक्शन है। आपका जो बाहर का स्तर है उसे कंजंक्टिवा कहते हैं। उसको कोई भी इन्फेक्शन हो गया उसे कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। अभी बॉम्बे में बहुत सा इन्फेक्शन था अभी पिछले महीने में, वो पूरा आंख लाल हो जाता है, दर्द आता है और उससे पाणी निकलता है और असं थोडासा पू पण येतो, घाण येते अशी डोळ्याला, उसे हम आंख आना, डोळे येणे म्हणतो। अशा पेशेंट मध्ये जर तुमची रोग प्रतिकार शक्ती, इम्यून सिस्टम और इम्यून पावर अच्छी हो तो आपको वो इन्फेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अगर आपके घर में किसी को एक को हो गया तो आपके पूरे घर में उसका इन्फेक्शन होता है, लेकिन आपकी इम्यून सिस्टम उस पेशेंट से अच्छी है तो आपको इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम उस वायरस को हमारे शरीर के अंदर आने के लिए मना करता है। और आपका कोई प्रॉब्लम? मोतिया बिंदु। मोतिया बिंदु में, ये मोतिया बिंदु क्या होता है? ये जो कांच आप देख रहे हैं जो आर पार दिखती है, उसे हम बिंदु कहते हैं। वो अच्छी दिख रहा है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो कैसी होती है? धुंधला सा होता है। क्यों होता है? वो एंटी एजिंग, उसका भी एंटी एजिंग प्रोसेस रहता है, एनवायरनमेंट के उसका इफेक्ट रहता है। तो ऑपरेशन में क्या करते हैं? वो कांच ही हम निकाल देते हैं, वो लेंस ही निकाल देते और नई लेंस बिठाते हैं। ऐसा कब होता है? हमारे मेडिकल से हिसाब से 70 के ऊपर यानी 60 के ऊपर ऐसे पेशेंट को होता है। लेकिन आज कैटरैक्ट का ऑपरेशन हमने देखा तो 25 साल से आगे कभी भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? ये सब पोल्यूशन की वजह से। अगर आप 20 साल से है, 20 साल के हैं तो कैप्सूल इम्यूनिटी चालू कर दिया तो आपको आगे जाके कैटरैक्ट का ऑपरेशन न हो, इसलिए वो काम करता है।
अगर किसी में कैटरैक्ट डेवलप हुआ है 100% उसका मैच्योरिटी नहीं है तो अपना कैप्सूल चालू कर दिया तो उसको 100% मैच्योरिटी नहीं होती है, यानी आपका आँख का ऑपरेशन न कर सके। किसी पेशेंट को, कई लोगों यहाँ पे बैठे हो, किसी को नंबर है, हाँ चश्मा है कि नहीं आपल्याला? चश्मे से नंबर किती आहे? पौने 2. किती नंबर सर? 2.5. मागच्या वर्षी किती होता? 2. हा, यांचा मागच्या वर्षी 2 होता, आता 2.25 झाला. पुढच्या वर्षी किती होईल? 2.5 होईल. त्याच्या पुढच्या वर्षी हे जाड आहे की नाही? मग भिंगाची लाज वाटते, डॉक्टर लेन्स टाका. त्याचेही साईड इफेक्ट्स आहेत. मॅन्युअल लेन्स किंवा परमनंट लेन्सची साईड इफेक्ट्स आहेत. त्या चष्म्याचाही त्रास होतो आपल्याला, मेंदूला ऍक्सेप्टन्स करायला, डोकं दुखतं, बाकीचा त्रास होतो. हे कशामुळे होतंय? सगळं अँटी एजिंग प्रोसेसमुळे. वयाच्या मनाने शरीराची झीज होते. अशा पेशंटमध्ये जर कॅप्सूल इम्युनिट चालू केलं तर तुमचा पुढे नंबर वाढणार नाही हे निश्चित. पण सर नंबर कमी आलं लक्षात? मी सांगितलं त्याला पुरावा देत आहेत ते. थँक्यू सर. डोळ्यामध्ये डोळा कोरडा पडणे, डोळ्याला कुठलंही इन्फेक्शन होणे, डोळा आँख सूख जाता है, आँख में हर वक्त क्या रहता है? पानी रहता है. कई पेशेंट में, मैं खुद हूँ पेशेंट ऐसा, मैं खुद हूँ पेशेंट, मुझे हर वक्त 4 घंटे में ड्रॉप डालना पड़ता है. पहले पिछले साल में मुझे हर घंटे में डालना पड़ता था, अब 4 घंटे में डालता हूँ. आगे 1 साल के बाद मुझे डालना नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मैं रोज कैप्सूल इम्यूनिट लेता हूँ. ये भी एक बीमारी है, यानी आंखों की जो भी डीजेनरेटिव चेंजेस, कोई भी इंफेक्शन हो, बैक्टीरियल हो, वायरल हो, फंगल हो, और डीजेनरेटिव केसेस में कैप्सूल इम्यूनिट काम आता है. फिर आप देखेंगे नाक का. नाक किस सिस्टम का भाग है? नाक श्वसन व संस्था का भाग है. नाक का काम क्या है? अरे छान स्प्रे मारलाय, कुठला है? जो गंध का काम है वो कौन करता है? नाक. वो कैसा होता है? श्वसन व संस्था से. श्वसन व संस्था से. वो श्वसन व संस्था क्या करती है? हर वक्त काम करती है, ऑक्सीजन अंदर लेना और बाहर छोड़ना. इस सिस्टम में कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं? नाकाला पाणी येतं, नाकामध्ये भेंड येतं, त्याला काय म्हणतात? एडिनाइड्स हाथला भाग येतो. साइनस, सर ने बोला ना साइनस का. ये साइनस क्या है? हमारा जो स्कल है वो पूरा अंदर से क्या है? एम्प्टी है और उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन का लाइनिंग है. अगर रिकरेंट पुनः इन्फेक्शन हो गया तो वो जो आँख का म्यूकस मेम्ब्रेन है अंदर का, वो ऐसा सूजन हो जाता है और फिर हर बार उस पेशेंट का सिर दुखता है. अपने सर ने ने बोला, उसको क्या करना पड़ता है? हमारे हिसाब से ऑपरेशन करना पड़ता है. वो बार बार ऑपरेशन करके वो सब सर्दी जो भरी है अंदर वो निकालनी पड़ती है. आपने सर नहीं देखा, कैप्सूल इम्यूनिट चालू कर दिया, उनका साइनस का प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो गया. फिर नीचे जाएंगे, श्वास नलिका को होना रहा है सभी इन्फेक्शन. कौन सा इन्फेक्शन है? ट्रैकेटिस हो, सोरेंट्रल इन्फेक्शन हो, ब्रोंकाइटिस हो, कफ भर गया, निमोनिया हो गया, निमोनाइटिस हो गया, प्लूराइटिस हो गया, प्लूरल इफ्यूजन हो गया. ये सब जो श्वसन व संस्था की इन्फेक्शन है वे बाहर के जीव जंतु से होते हैं. हाँ, आपको आपने देखा होगा कि टीबी के पेशेंट पल्मोनरी कॉक्स में, उनको कितना दिन ट्रीटमेंट देना पड़ता है? 6 मंथ से 9 महीने तक. लेकिन कैप्सूल इम्यूनिट चालू कर दिया तो वो जल्दी ठीक हो सकता है. होता है, सकता है नहीं, वो 100% जल्दी ठीक हो जाता है. और पुनः उसको 9 महीने एक बार ट्रीटमेंट ली और उसका उस ट्रीटमेंट के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं. ऐसे पेशेंट में कैप्सूल इम्यूनिट चालू कर दिया तो उसको साइड इफेक्ट्स बाकी के नहीं होते और उसका 100% वो टीबी ठीक हो जाता है. बाकी सर्दी खांसी ये जो है ना रूटीन के, ये जो सब रूटीन के, वो तो 100% ठीक हो जाता है और आपको फिर से वो इन्फेक्शन न हो, इसलिए कैप्सूल इम्यूनिट काम करता है. अगर अस्थमा का पेशेंट है, उसको कैप्सूल इम्यूनिट चालू कर दिया, 21 दिन में उसका जो धाप बोलते हैं वो धाप कम हो जाती है. और उसका एरोकोड का पंप है, दिन में 10 बार लेना पड़ता है, वो कम हो जाता है. ऐसे 6 महीने लिया तो एरोकोड का पंप फेंक दिया पेशेंट ने, क्योंकि उस एरोकोड के पंप के भी बहुत सारे
साइड इफेक्ट्स है, लेकिन कैप्सूल इम्यूनिटी के ऐसे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। उसका अस्थमा 100% क्योर हो जाता है। 100% क्योर यानी वो उसको जो सिम्टम्स है, जो लक्षण है, वो लक्षण है कम हो जाते हैं। अब हम देखेंगे, नीचे आएंगे मुंह में। मुंह का जो है, जो जीआई सिस्टम बोलते हैं, वो लिप से लेकर एनस तक है। यहाँ के कौन कौन से इन्फेक्शन, मुंह के इन्फेक्शन बोलिए आप? माउथ अल्सर्स और दांत का इन्फेक्शन, डेंटल हो गया, आगे जाके पायरोडोन्टल एब्सिस हो गया, और तोंड येणे, जीभ येणे, जिंजिवायटिस झाले, तिरड्या सुजल्या, सेप्टिक साठलं, और कैंसर झाला, ओरल कैंसर, स्कर्वी, वेरी गुड। और ये जो सब होते हैं वो वायरस की वजह से होते हैं। और फोलिक एसिड डिफिशियंसी, फोलिक एसिड नाम का शरीर में ॲलोपॅथिक गोळ्यांच्या बरोबर घ्यायच्या का बंद करून घ्यायच्या? हाँ मैं आपको बोलूंगा वो भी। आप डिसीज के नाम बताइए सर। नाही, कुठले असतात? हाँ त्याच्यावर घ्यायचं, काय अडचण येत। हाँ यानी बाहर के जीव जंतुओं से भी ये इन्फेक्शन होते हैं, और जो खाने में कम है, हमारे शरीर को जो कुछ लगता है वो खाने में से नहीं मिलता, तब ये स्कर्वी और जिंजिवाइटिस हो जाते हैं। फोलिक एसिड डिफिशियंसी, B12 डिफिशियंसी। अगर कैप्सूल इम्यूनिटी चालू कर दिया तो उसका बाहर का इन्फेक्शन भी क्लियर हो जाता है, और जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी रहती है वो भी करेक्ट हो जाती है। वो कोई भी इन्फेक्शन हो, जी अटैक में कोई भी इन्फेक्शन हो, जिंजिवाइटिस से लेकर हेमोराइड्स तक, आगे जाके उसको इसोफेगस अन्न नलिका का इन्फेक्शन हो, नीचे जाके एसिडिटी हो, आगे जाके ड्यूडेनल अल्सर्स हो, टाइफाइड का इन्फेक्शन हो, कोलाइटिस हो, फिशर्स हो, फिशुला हो, हेमोरेज, ऐसे सभी इन्फेक्शंस में कैप्सूल इम्यूरेज अमृत का काम करता है। जो म्यूकस डैमेज हुआ है वो रिपेयर करने का काम करता है। अब आएंगे हम हार्ट पे। हार्ट क्या करता है हमारा? दिल किसका पंपिंग करता है? ब्लड का। तो हार्ट के कौन सा डिसीज है? हार्ट अटैक। और देखिए हार्ट के क्या क्या बीमारी है। पहला ब्लड प्रेशर, जो नॉर्मल रहना चाहिए ब्लड प्रेशर वो ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। जैसे हाइपरटेंशन है वैसे हाइपोटेंशन है ना। ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया तभी हमारा शरीर बीमार हो जाता है, कम हो गया तभी बीमार हो जाता है। दूसरा एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी उसमें जो कोलेस्ट्रॉल, ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल, उसका प्रमाण ज्यादा हो, और वो हमारे शरीर के लिए घातक है। उससे हमारे हार्ट को क्या हो जाता है? अवरोध निर्माण हो जाता है, हार्ट, जिसे हम कहते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आता है तो क्या करते हैं? ट्रीटमेंट, एंजियोप्लास्टी, बाईपास। ये जो सब ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक है, यानी वो तात्पुरतिक काम करता है। अगर एक पेशेंट को एक बार हार्ट अटैक आ गया तो डॉक्टर, हम ऐसा नहीं बोल सकते वो दो साल में उसको फिर नहीं आएगा। अब उसको एंजियोप्लास्टी कर दिया, वो अब अच्छा हो गया पूरा, उसको फिर अटैक नहीं आएगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? बार बार आता है। अगर एक साल में एंजियोप्लास्टी कर दिया तो दूसरे साल उसको फिर एंजियोप्लास्टी करना पड़ा। जब एंजियोप्लास्टी का किस्सा खत्म हो गया तो उसको बाईपास करना पड़ा। ये क्यों होता है? क्योंकि खून में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल ज्यादा रहता है, उससे गुठलियां निर्माण हो जाती है, और खून के जो नलिका होती है उसमें अवरोध निर्माण किया जाता है। लेकिन कैप्सूल इम्यूनिटी में ऐसे तत्व है जो अवरोध कम करते हैं, जो अवरोध हुआ है वो कम करते हैं, और एथेरोस्क्लेरोसिस, वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल नेचुरली कम करने की उसमें ताकत है। जो लेक्टिन नाम का उसमें जो तत्व है वो बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है, इसीलिए पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के लिए काम आता है। पेशेंट को आगे जाके हार्ट अटैक न आने के लिए काम आता है। पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया है तो ऐसे पेशेंट में पुनः हार्ट अटैक न आने के लिए कैप्सूल इम्यूनिटी काम करता है। आगे ध्यान में, फिर आगे जाके हम कौन सा इन्फेक्शन देखेंगे? किडनी का। किडनी का कोई भी इन्फेक्शन हो और या किडनी का फेलियर हो, उसमें कैप्सूल इम्यूनिटी का काम बहुत अच्छा है। अगर किसी का पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट भी करना हो तो ऐसे पेशेंट में कैप्सूल इम्यूनिटी चालू कर दिया तो उसका एक्सेप्टेंस ज्यादा है।
किडनी का जो इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन, नेफ्राइटिस वगैरह, वो सब तो 100% क्योर हो रहे। और किडनी फेल्यूर है, जो पेशेंट डायलिसिस पे है, वो पेशेंट का डायलिसिस का रेट कम हो जाता है। और जो पेशेंट का पूरा किडनी डैमेज हो गया है, उसका रिपेयर करना है, दूसरा का किडनी उसको ट्रांसप्लांट करना है, तो ऐसे पेशेंट में वो किडनी बाहर का जो दूसरे का किडनी जो हम ट्रांसप्लांट करने हो, वो एक्सेप्ट करने के लिए, शरीर को एक्सेप्ट करने के लिए कैप्सूल इमरिज काम करता है। हाँ बोलिए सर। के अंदर हार्ट में छेद रहता है वो हाँ, इसके लिए फोसा ओवलिस बोलते हैं उसे। अगर वो जन्मजात विकृति है, हाँ? अगर वो जल्दी हमें समझ में आए, जैसे वो बच्चा गर्भ में ही था तो चौथे महीने से ही कैप्सूल इम्यूनिटी चालू कर दिया उसके माँ को, तो उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलता है। लेकिन अगर उसको कंजेनिटल एनामोलीज हुआ है, जन्म के बाद डिटेक्ट हुआ है, तो कैप्सूल इम्यूनिटी अगर हमने चालू कर दिया तो कम से कम 2 साल में वो ठीक हो जाएगा, उसको ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। फोसा ओवलिस करें। आइडन में ये हो गया किडनी का। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये सब मैंने आपको इन्फेक्शन बोल दिए, वायरस, बैक्टीरिया और फंगस। मैं आपको एक बात बोलना भूल गया, और एक तत्व ऐसा है जिसके शरीर में कम या ज्यादा होने से हमारा शरीर बीमार होता है, वो है हार्मोन्स। आपको मालूम है हार्मोन्स? बोलिए, फिर मुझे एक हार्मोन बताइए। किसने बोला? यस, थायराइड। ये थायराइड एक ग्लैंड है, यहाँ स्थित होती है। उसका जो हार्मोन है उसका नाम है थायरॉक्सिन। अगर थायरॉक्सिन का लेवल कम है खून में तो हमारा शरीर बीमार होता है, हमारे शरीर की बढ़ोतरी अच्छी नहीं होती, खून की बढ़ोतरी नहीं होती। अगर थायरॉक्सिन का लेवल ज्यादा है तो भी ये प्रॉब्लम्स आती है। यानी शरीर में हमारे हार्मोन्स का लेवल अच्छा, यानी नॉर्मल रहना चाहिए। अगर कम हो गया तो भी बीमार, ज्यादा हो गया तो भी बीमार। ऐसे कौन कौन से हार्मोन है? थायरॉक्सिन हो गया, फिर इंसुलिन। ये इंसुलिन अगर हमारे खून में कम है तो क्या कौन सी बीमारी होती है हमें? अगर एक बार पेशेंट डायबिटीज का हो गया तो 100% नॉर्मल होता है क्या? नहीं, लेकिन होता है। कैसे होता है? यस, सही, तालियां सर। इंसुलिन नामक का जो द्रव है वो शरीर में जब खून में कम होता है तो डायबिटीज होता है। अगर पेशेंट, डायबिटीज का 2 टाइप्स है, एक इंसुलिन शरीर में दिया जाता है, उसका इंजेक्शन रहता है, यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। दूसरा जो डायबिटीज है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी उसको इंसुलिन देना नहीं पड़ता, सिर्फ उसको एंटी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग गोलियां देते हैं ना, ग्लाइनेज, ग्लाइसिफेज, इस गोलियों से उसको इंसुलिन नाम का द्रव्य वो सेल्स तैयार करते हैं। यानी वो सेल्स पे, बीटा सेल्स पे सब डिपेंड है। लेकिन आज तक ऐसी कोई दवा नहीं है जो बीटा सेल्स को रिपेयर कर सके। सिर्फ कैप्सूल इम्यूनिज में ही ऐसा तत्व है जिससे वो बीटा सेल्स को रिपेयर कर सके और उसका जो फंक्शन है वो नॉर्मल कर सके। अगर कोई पेशेंट में इंसुलिन का प्रमाण कम है खून में, उससे बढ़ाने के लिए काम करता है, अगर ज्यादा है तो कम करने के लिए काम करता है। इसीलिए इंसुलिन का इंजेक्शन का डोज धीरे धीरे पेशेंट में कम होता है और उसको हम गोलियों पे डिपेंड करते हैं और धीरे धीरे उस गोलियों का भी डोज कम हो जाता है। आयरन में ऐसे ही कई हार्मोन्स हैं हमारे शरीर में, उसका हमारे कम या ज्यादा होने से प्रॉब्लम होता है। सिर्फ कैप्सूल इम्यूनिज से ये जो हार्मोन लेवल है वो नॉर्मल किया जाता है। ठीक है, अब आएंगे हम हड्डियों के सिस्टम पे। हमारा जो चलने फिरने का काम है वो कौन करता है? बोन्स। बोन्स में भी क्या है हमारे? अगर पूरे ऐसे बोन्स होते तो हम चल सकते हैं क्या? जॉइंट्स, एक जॉइंट की वजह से हम क्या करते हैं? चल फिर और हमारा काम कर सकते हैं। ऐसे कई डिसीज है जिसकी वजह से बोन या जॉइंट्स या कार्टिलेज डैमेज हो जाते हैं। अगर कोई डिसीज भी ना हो तभी वो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे हम चीज बोलते हैं, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों होता है? एंटी एजिंग प्रोसेस से होता है या कैल्शियम कम होने से। जो मार्केट में सब कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन बहुत कम रहता है, उससे ज़्यादा फायदा नहीं होता है। लेकिन कैप्सूल इम्यूनिज में नॉर्मल नेचुरल कैल्शियम होने से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं।
इसीलिए संधिवात के पेशेंट में हो, फ्रैक्चर पेशेंट में जल्दी फ्रैक्चर्स हील करने के लिए काम आता है। ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और जो कार्टिलेज डैमेज है वो कार्टिलेज डैमेज रिपेयर करने के लिए कैप्सूल इम्यूनिज काम करता है। यस, वही ऑस्टियोपोरोसिस में बोन डेंसिटी कम होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में वो डेंसिटी फिल करने के लिए, डेंसिटी बढ़ाने के लिए अपना कैप्सूल इम्यूनिज काम करता है। क्यों? क्योंकि उसमें नेचुरल फॉर्म ऑफ कैल्शियम। लिगामेंट फ्रैक्चर, हाँ, लिगामेंट फ्रैक्चर में अगर कैप्सूल चालू कर दिया तो उसमें भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। उस पेशेंट को लिगामेंट की रिपेयर यानी ऑपरेशन करना नहीं पड़ता। अगर तो इसका जो डोज है, डोज बताइए। मैं आपको आगे तक बताऊंगा। अब हम देखेंगे हम इसका डोज कैसा है और इसका इंटरेक्शन क्या है। इसका जो कैप्सूल इम्यूनिज का जो डोज है वो 10 किलो के लिए एक कैप्सूल, यानी आप अगर 50 किलो पे है तो आप दिन में कितने कैप्सूल ले सकते हैं? 5 कैप्सूल नॉर्मली। लेकिन हम जो नॉर्मल पेशेंट के लिए आगे जाके बीमार न हो इसके लिए एक कैप्सूल दिन में 3 बार, सिर्फ खाना खाने के पहले 1 गिलास पानी के साथ। और भी है, बीमारी को डिपेंड रहता है। कोई भी कैंसरस पेशेंट में, कोई भी आईसीयू के पेशेंट में 4 कैप्सूल दिन में 4 बार हम दे सकते हैं। उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, उससे हमें फायदा ही मिलता है। यानी कि डिसीज के ऊपर और पेशेंट के प्रकृति के ऊपर हमारा कैप्सूल का डोसेस डिपेंड है। छोटे बच्चे में भी दे दिया जाता है, 1 दिन के बच्चे से लेकर उसका एज लिमिट नहीं है। और इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की दवा चालू है उसके साथ अपना कैप्सूल इम्यूनिज चालू कर दो, उसका और उस दवा का कोई भी इंटरेक्शन नहीं है और उसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो चलेगा आपको कैप्सूल इम्यूनिज? यस। अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट देखेंगे, वो है स्मृति रिच। जैसे हमने देखा इम्यूनिज, वैसा ही दूसरा क्या है? अब स्मृति क्या है? मेमोरी। सही है, ये मेमोरी बढ़ाने की दवा है। जैसे मोबाइल फोन में होती है ना 2GB मेमोरी, 4GB मेमोरी, 32GB एक्सपांडेबल मेमोरी, वैसा ही एक्सपांडेबल हमारे मेमोरी एक्सपांड करने के लिए ये स्मृति रिच है। तो कौन कौन से पेशेंट में दिया जाता है? अगर सिर्फ पेशेंट में दिया जाता है, घर में आप सभी बच्चों को देता है कि नहीं? हॉर्लिक्स देते हो, बोर्नविटा देते हो, वो क्या है? न्यूट्रिशनल ड्रिंक है। ये भी हमारा न्यूट्रिशनल ड्रिंक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ नेचुरली न्यूट्रिशनल ड्रिंक देना चाहता हूँ। वो भी क्या, इसमें सब कैप्सूल इम्यूनिज के भी गुणधर्म है, क्योंकि इसमें मेंटल और फिजिकल ये दोनों भी हेल्थ अच्छा करता है। ये दोनों भी हेल्थ अच्छा करता है। इसमें सब आयुर्वेदिक मेध्य द्रव्य है, जैसे कि नीलब्राह्मी, शंखपुष्पी, वचा, ये सब आयुर्वेदिक ड्रग्स अपनी ग्रहण शक्ति या स्मृति बढ़ाने के लिए काम करता है, वो उसमें ब्लेंड किए। उसके साथ में भी कैप्सूल इम्यूनिज के 66 कैप्सूल्स एक टीम में दिए हैं, यानी इम्यूनिज के साथ ये मेध्य द्रव्य दिए, यानी आपका फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस दोनों का भी यहाँ पे ख्याल रखा है। तो हम किसे दे सकते हैं स्मृति रिच? सबको। क्यों देना चाहिए? ठीक है, क्यों देना चाहेंगे आप? ठीक है, आपको मालूम है अगर आपने एक बार पढ़ा तो आप उम्र भर याद रख सकते हैं क्या? हमारे ब्रेन की जो नेचुरल कैपेसिटी है वो बहुत कम है, वो परमानेंट आप याद नहीं रख सकते। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? अभ्यास, यानी स्टडी करना पड़ता है। ये स्टडी क्या होता है? बारंबार हम पढ़ना चाहिए। जो कुछ भी बताया आपको वो घर जाके आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप भूल जाते हैं। ये भूल जाने की बीमारी कम करने के लिए स्मृति रिच लेना चाहिए। तो छोटे बच्चों को से लेकर बूढ़ों तो सबको इसकी जरूरत है। और इसमें एक प्लस पॉइंट इतना है, जो आजकल स्ट्रेस है वो स्ट्रेस कम करने के लिए
बहुत सारे लोग ट्रांक्विलायझर्स यानी नींद की दवा या मेंदू शांत झोप शांत लागायसाठी गोळ्या घेतात की नाही हा? त्या घ्यायची गरज नाही. स्मृतीमुळे तुम्हाला झोप चांगली लागते, तुमचं लक्ष कॉन्सन्ट्रेशन चांगलं होतं, जे काही मी बोलतोय तुम्ही एकाग्रता चित्ताने ऐकताय आणि स्वतःला ग्रहण चांगलं करताय, तुमची ग्रास्पिंग पॉवर चांगली वाढते. हे सगळं कशामुळे होतं? ड्यू टू स्मृती रिच. जर बुद्धिमान कोण आपण जर विचारलं कौन है यहाँ पे सबसे अच्छा बुद्धिमान, तो बुद्धिमानची व्याख्या काय म्हणू शकतो, काय काय करू शकतो आपण? ज्याची मेमरी चेस चॅम्पियन, ज्याची ग्रहण शक्ती चांगली, त्याला आपण काय म्हणतो? बुद्धिमान. बरोबर आहे? पण हे चुकीचं आहे. ज्याच्या अंगी सूक्ष्मत्व जास्त आहे त्याला आपण बुद्धिमान म्हणतो. बरोबर आहे? बायकांच्या बाबतीत जर आपण बघितलं तर बायकोला नवऱ्याच्या पावलांचा आवाजही, असं समोर बसले असेल पाठीमागून नवरा आला असेल तर बायकोला नवऱ्याच्या पावलाचा आवाजही येतो, त्याला आपण काय म्हणतो? सूक्ष्म. बरोबर आहे? आपण म्हणतो की नाही उडत्या पाखराची पंख मोजणारा माणूस. म्हणजे जे काही तुमच्या इंद्रियांना दिसत नाही ते तुमच्या बुद्धीला दिसतं. म्हणजे तुमच्या बुद्धीला पण काय आहेत? डोळे. ते डोळे आणण्यासाठी, ते सूक्ष्मत्व तुमच्या येण्यासाठी लक्षात. और हम ये सब सभी लोगों में दे सकते हैं, बच्चों से लेकर बूढ़ों से. सिर्फ जो डायबिटीज पेशेंट है उसमें हम नहीं दे सकते. क्यों नहीं? क्योंकि उसमें शुगर एडेड है. जो सब आयुर्वेदिक ड्रग्स है उसका बहुत बिटर टेस्ट है, वो बिटर टेस्ट कम करने का, मास्क करने के लिए हमने शुगर उसमें ऐड कर दिया. इसलिए डायबिटीज पेशेंट में इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. बीमारी में दे सकते हैं. Can we add stevia to that and make it? नहीं, उसका बहुत टेस्ट बिगड़ जाएगा. सिर्फ नीर ब्राह्मी आपने अगर ले ली ना तो आप दिन भर ऐसा उल्टिया करेंगे, इतना वो बिटर टेस्ट नीर ब्राह्मी चलेगा. मंदबुद्धी मला देऊ शकतो का? यस, जिसे हम डिलेड माइलस्टोन कहते हैं. मतिमंद पेशंट, सेरेब्रल पाल्सी. सेरेब्रल पाल्सी में प्रश्नच देऊ नाही. शकतो. कॅप्सूल इम्युनिटीचा जो डोस आहे आपण हां. त्याचा डोस एक कॅप्सूलचा कमी करा, स्मृतीची ऍड करा, तुम्हाला त्याचे रिझल्ट आणि चांगले मिळतील. डाऊन सिंड्रोम. डाऊन सिंड्रोम म्हणजे काय तुम्ही सांगू शकाल का? डाऊन सिंड्रोम कोण बोलला? हा सर, डाऊन सिंड्रोम सांगा ना. हा, मतिमंद हे कधी होतं सर? जन्मजात विकृती आहे. हा, आणि दुसरं म्हणजे ह्याच्यामध्ये जे हार्मोन आहे त्या हार्मोनचं कमतरता असते, ॲड्रिनल ग्लँडचं सिक्रेशन कमी असल्यामुळे त्रास होतो. अशा पेशंटमध्ये कॅप्सूल इम्युनिटी बरोबर स्मूथली जर तुम्ही दिलं त्या पेशंटला तर त्या पेशंटचं हार्मोन लेवल नॉर्मल केला जातो आणि त्याचं वजनही कमी होतं. बघा तुम्ही डाऊन सिंड्रोमचा पेशंट कसा असतो, असा चेहरा फुगलेला असतो, असं. तर त्या पेशंटमध्ये फटाफटा वजन कमी व्हायला लागतं. म्हणजे आपलं कॅप्सूल इम्युनिटी लिनियन थिक पेशंटला जर दिलं तर त्याची तब्येत चांगली होती, मस्क्युलरिटी वाढते त्याची. आणि जाड्या पेशंट, फॅटी पेशंट मध्ये दिलं तर त्याचं फॅट कमी होतं. आलं लक्षात? फार चांगलं उत्तम आहे सर. तुम्ही न्यूरोरिच ह्याच्यामध्ये मी पुढचा बोलतो तुम्हाला. इम्युरिच आणि स्मृती जर ऍड केलं त्याच्या इम्युरिच बरोबर तर आपल्याला पॅरालिसिस पेशंटमध्ये आणि चांगले आपल्याला रिझल्ट्स मिळतात. आणि लहान पोरं 2.5 महिन्याचे त्यांच्या डोक्यात आणि पाठीत पाणी, डोक्यात आणि पाठीत पुन्हा पाणी होतं जन्मता. तर जर पाणी झालं असेल एकदा तर ते ऑपरेशन करून काढतात. हां, FNAC करून ते पाणी काढतात. पण पुन्हा पाणी होऊ नये. पाणी व्हायचं कारण म्हणजे कुठलं इन्फेक्शन, जर TBचं इन्फेक्शन असेल किंवा दुसरं कुठलं इन्फेक्शन असेल तर पुन्हा पाणी होऊ शकतं. कॅप्सूल इम्युरिज किंवा आणि स्मृती जर तुम्ही ऍड केलं तर त्याच्यामध्ये पुन्हा पाणी होण्याची निर्मिती होत नाही. ऑपरेशन सांगितलंय पण त्यांना गोळ्यांवर ठेवलं त्या पोराला. ऑपरेशन सांगितलंय कसं आहे, ती स्टेज वाढलेली असते, अशामध्ये ऑपरेशन करणं गरजेचं आहे आणि पुन्हा होऊ नये म्हणून आपलं प्रोडक्ट चालू करा. ठीक आहे. आणि ह्यात आपण एक महत्वाचा फॅक्टर विसरलो, तर ज्या स्त्रिया बसलेल्या आहेत तिथं, तर स्त्रियांचा जो मासिक पाळीची तक्रारी आहे ह्या सगळ्या तक्रारीमध्ये कॅप्सूल इम्युरिजचा फार चांगला रोल आहे. मासिक पाळीच्या ज्या सगळ्या तक्रारी, इरेग्युलर मेन्सेस, डिस्मेनोरिया, पोटात फार दुखते, गर्भधारणा होत नाही किंवा ज्याची पाळी गेलेली आहे, ज्याला मी मेनोपॉझल सिंड्रोम्स, अशामध्ये फार चांगले रिझल्ट्स आहेत. नुसत्या मेनोपॉझल सिंड्रोमवरती आपल्याला एक 4 तासाचं लेक्चर आहे. इम्युनिटीचा एवढा सुंदर रोल आहे कारण कॅल्शियम चांगलं असणार. अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट देखेंगे सर. स्टोन का नहीं, रीनल स्टोन और गॉल स्टोन में कोई भी रिजल्ट्स नहीं.
पाइल्स में भी रिजल्ट है, पाइल्स में है, मैंने बता दिया ना, पाइल्स में रिजल्ट है, लेकिन रीनल स्टोन और गॉल स्टोन में पेशेंट में रिजल्ट्स नहीं है। अब हम